है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी बिलीनियस हार्ड हस्बैंड, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 39। अब तुम तीनों मुझे सारी सच्चाई बताओगे या फिर मैं कोई दूसरा तरीका अपनाऊं? जहां आयत का इतना कहना था कि वह तीनों घबरा से गए थे, तभी बीच में मौजूद रूही ने कहा, मिस आयत प्लीज़ पहले हमारी बात। ओह यस, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। इस मामले में तुम्हारा भी उतना ही हिस्सेदारी है जितना इन दोनों का है। आखिर होता भी क्यों ना। हारुस मलिक तुम्हारा मुंह बोला भाई जो है। एम आई राइट मिस रूही? जहाँ अभी रूही अपनी बातों को पूरा कर पाती, उससे पहले ही उसकी बातों को बीच में काटते हुए आयत ने कहा था, तो इस बार आयत की बातों को सुन। रूही भी सकपका सी गई थी, चेहरे पर एक खामोशी थी, तो ही नज़रें भी नीचे झुक गई थी। आई एम सॉरी मिस आयत, तभी एक हल्की धीमी आवाज़ में रूही ने कहा था, जिसे सुन इस बार आयत ने भी एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए कहा, अब तुम तीनों मुझे बताओगे कि सच क्या है और तुम लोग उस आरूस के लिए कब से काम कर रहे हो? एक्चुअली मैम, मैं आरूस सर के कहने पर ही आपकी कंपनी को ज्वाइन किया था। सर चाहते थे कि मेरे जरिए वो हर पल। आयत की बातों का जवाब देते हुए रेहान अभी अपनी बातों को पूरा कर पाता, उससे पहले ही आयत थोड़ी चौंक सी गई थी। व्हाट? मुझे जहाँ तक याद है तुमने मेरी कंपनी को 1 साल पहले ही ज्वाइन किया था, यानी कि तब से वो आरुस मलिक। बट वाई? क्योंकि उन्हें आपकी सेफ्टी को लेकर हर वक्त उन्हें आपकी फिक्र रहती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था मैम। इस बार आयत की बातों का जवाब देते हुए संजीव ने कहा, तो वह उसकी बातों को सुन आयत की भौहें सिकुड़ चुकी थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक हंसी भी थी, जैसे वह कहना चाहती हो कि उसे किस बात का डर, जहां उसे खुद की सेफ्टी के लिए किसी तीसरे की जरूरत पड़ सके। तो वही उसकी हंसी के पीछे छिपे मतलब को समझते हुए संजीव ने आगे कहा, मैम ये सच है, शायद अभी भी आप उन लोगों से अनजान हैं जो आपके आसपास आपके अपने ही बनकर रहते हैं, लेकिन वो आपकी जान के दुश्मन भी बने बैठे हैं। जिस तरह से उन्होंने आपकी मॉम और डैड के साथ किया था, आपके साथ भी वो लोग काफ़ी पहले ही कर चुके होते, अगर बीच में आपकी मॉम का वो वसीयत ना आया होता। लेकिन फिर भी वो लोग हार नहीं माने थे, उसका तोड़ भी उन्होंने निकाल लिया था। इसलिए आरुष सर को मजबूरन आपके सामने आकर आपसे शादी करना पड़ा था, ताकि वो आपको उन लोगों से बचा सकें। जहाँ इस पर संजीव की इन बातों को सुन आयत थोड़ी सोच में पड़ चुकी थी, क्योंकि कहीं न कहीं आयत भी अब तक इस सच्चाई से अनजान नहीं थी। उसका पूरा परिवार एक शक के घेरे में आ चुका था, लेकिन अभी भी उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिसके आधार पर वो उनके खिलाफ कोई कदम उठा सके। तो वही इस बार संजीव को भी वही बातें कहते सुन वह थोड़ी सोच में पड़ चुकी थी, लेकिन अगले ही पल खुद के सामने ही खड़े उन तीनों को एक नज़र देखते हुए बोली, लेकिन तुमने अभी अभी जो कुछ भी कहा है वो सच है, ये मैं कैसे मान लूँ? मैम एक मिनट। आयत की बातों को सुन संजीव ने कहा था, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। और वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक कमरे के भीतर चला गया, जहाँ से कुछ सेकंड्स बाद ही वह अपने हाथ में एक फ़ाइल को लिए बाहर आया और उस फाइल को आयत के सामने बढ़ाते हुए कहा, मैम अभी अभी जो कुछ भी मैंने कहा है ये रहा उसका सबूत, जिसे सालों पहले ही संभाल कर रख दिया गया था। इस वक्त आयत के सामने वही फाइल थी जिसे कुछ दिन पहले ही आदित्य मलिक ने आरुष को देते हुए अपनी चिंता जताई थी कि अब तक क्यों वो उसे और अपनी फैमिली को माहेश्वरी ग्रुप या फिर खुद आयत माहेश्वरी से दूर रखना चाहते थे। तो वही उस फाइल को आरुष संजीव को सौंपते हुए उन लोगों के खिलाफ जांच पड़ताल के लिए बोला था। शायद वो खुद से भी एक बार सब कुछ अच्छे से छानबीन करना चाहता था, जिस वजह से वो फाइल इस वक्त संजीव के पास थी। लेकिन उस फाइल को पढ़ते ही आयत के पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। आंखों में गुस्सा था, तो वही उनमें एक नमी भी थी, क्योंकि उसमें वो सारे सबूत थे जिसकी बदौलत वो अपने माँ बाप के कातिलों को भी उनकी असली जगह पर पहुंचा सकती थी। जिन्हें कुछ देर तक देखने के बाद आयत ने उस फाइल को वापस से संजीव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, संजीव
मुझे तुम तीनों से एक हेल्प चाहिए। मैम, आप बस ऑर्डर दीजिए, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन मैम, आप आरुष सर से तो नाराज़ नहीं है ना? मेरा मतलब कि उनका सच जानकर। फ़िलहाल अभी मैं चलती हूँ, लेकिन तुम तीनों तैयार रहना, मुझे कभी भी तुम तीनों की ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ आयत की बातों को सुन रेहान अभी आरुष के बारे में अपनी बातों को पूरा कर पाता, उससे पहले ही आयत अपनी बातों को कहते हुए उस घर से बाहर निकल गई थी। तो वही आज सुबह हुई इन बातों को सोचते हुए आयत के मन में अभी भी कुछ सवाल पैदा हो चुके थे, जिनका जवाब उसे अभी तक नहीं मिला था। इसलिए अब तक उसने अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए कहा, उस अद्विक मलिक की सच्चाई आने से पहले तक सब कुछ क्लियर था कि सालों पहले जो भी हुआ था वो क्यों और उसके पीछे किसका हाथ था। लेकिन ये अद्विक मलिक, इसका मेरी मम्मा के साथ क्या दुश्मनी थी? लेकिन अगर माहेश्वरी और मलिक के बीच इतनी ही अनबन थी कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, तो फिर मेरी मम्मा और कविता आंटी एक दोस्त कैसे हो सकती हैं? और यहाँ तक कि कविता आंटी ने उस दिन वो कंगन भी दिए जो उन्होंने अपनी बहू के लिए बनवाए थे। और सबसे बड़ी बात कि अगर दोनों परिवारों के बीच इतनी ही दुश्मनी होती तो फिर वो खुद अपने बेटे अविनाश के लिए रिश्ता लेकर क्यों आती? लेकिन बदले में उनके अपने सगे बेटे आरुष ने मुझसे शादी कर ली। फिर भी उनके चेहरे पर उस दिन कोई सिकन तक नहीं था। आखिर क्यों? कुछ तो अभी भी मिसिंग है, लेकिन क्या? इस वक्त खुद में उलझी हुई आयत, जिसके मन में अभी भी काफ़ी सवाल थे, लेकिन किसी का भी जवाब ना मिलता देख अब तक वो काफ़ी ज़्यादा झुंझला उठी थी। तो उधर दूसरी तरफ अपने हाथ में उस फाइल और आयत की लौटाई हुई उस रिंग को लिए आरुष अभी आसियाना के भीतर गया ही था कि सामने ही खड़े अविनाश को मुस्कुराते देख आरुष के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ उभर आई थी। और गुस्से में ही आगे बढ़ते हुए उसने अब तक अविनाश के मुंह पर एक जोरदार मुक्का भी जड़ दिया था, जिसकी वजह से अविनाश, जो खुद को संभालने की बजाय पीछे सोफे पर गिर गया था, लेकिन उसके चेहरे की हंसी अभी भी कम नहीं हुई थी, जिसे देख इस बार आरुष अपने हाथ में पकड़े उस फाइल को वही जमीन पर ही पटकते हुए इस बार अविनाश के शर्ट का कॉलर पकड़ लिया था, जिसकी वजह से इस बार उसकी मुट्ठियों में दबी वो रिंग भी जमीन पर एक तरफ लुढ़क चुकी थी। लेकिन अब तक आरुष का गुस्सा भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और एक बार फिर से अविनाश के मुंह पर दूसरा मुक्का जड़ते हुए वो गुस्से में ही चीख उठा था। एक भाई होकर दूसरे भाई की खुशियों को छीनते हुए तुझे शर्म नहीं आई? आखिर ऐसा करके तू हासिल क्या करना चाहता है? हाँ, बदला और इस दिल को सुकून। तभी आरुष की बातों का जवाब देते हुए अविनाश ने कहा था और एक बार फिर से उसके ठहाकों की आवाज़ पूरे आसियाना में गूंज उठी थी। तो ही उसकी बातों को सुन आरुष एक बार फिर से गुस्से में ही उसके मुंह पर एक तीसरा मुक्का जड़ दिया था। उन कमीनों का साथ देकर एक मासूम की जिंदगी के साथ खेलना, इसे तू अपने दिल का सुकून बता रहा? लानत है तुझ पर और तेरी जिंदगी पर। जहाँ एक बार फिर से उसके मुक्के को अविनाश संभाल नहीं पाया था और सामने औंधे मुँह जमीन पर गिर पड़ा था, तभी माहौल में एक तीसरी आवाज़ गूंज उठी थी। स्टॉप इट! ये तुम दोनों भाई क्या कर रहे हो? तुम दोनों को इस बात का भी एहसास नहीं कि ये घर है, कोई अखाड़ा नहीं जो ऐसे लड़ रहे हो? सामने से ही आ रहे आदित्य मलिक ने कहा था, जिनके चेहरे पर भी इस वक्त एक सख्ती और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तभी कविता मलिक भी आगे बढ़कर अविनाश को खड़ा करने में मदद करने लगी थी। उनकी आंखों में भी इस वक्त एक हैरानी साफ नजर आ रही थी। तभी वह सामने गुस्से में हाँफ रहे आरुष की तरफ देखते हुए बोले, आरुष, ये सब क्या है? तुम अपने भाई पर इस तरह हाथ कैसे उठा सकते हो? कैसा भाई और कौन सा भाई? जो इंसान मुझे जान से मारने के लिए भाड़े के गुंडों को भेज सकता है, वो मेरा भाई नहीं हो सकता। जहाँ आरुष का इतना कहना था कि कविता मलिक खामोश थी, लेकिन आदित्य मलिक काफ़ी ज़्यादा चौंक से गए थे। तो एक तरफ खड़ी आयशा की भी आंखें फैलते हुए बड़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही आरुष अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, जो इंसान एक मासूम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है, एक झूठी बदले की आग में जलकर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, वो इंसान मेरा भाई कभी नहीं हो सकता। जहाँ इस बार आरुष की बातों को सुन कविता मलिक के साथ साथ
आदित्य मलिक और आयशा भी हैरान थे। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ, क्या किया है इसने? इस बार आरुष के करीब खड़े होते हुए आदित्य मलिक ने कहा था, जहाँ उनका इतना कहना था कि आरुष ने अब तक हुई सारी बातों को बताते हुए अपनी जगह से आगे बढ़कर अब तक अविनाश के ठीक सामने जाकर खड़ा हो चुका था। डैड, इसी लोगों को सच्चाई बताने का बहुत शौक है ना? तो फिर इसे ये बताइए कि आज तक ये जिस नफरत की आग में जलकर आयत माहेश्वरी से बदला लेना चाह रहा था, पास्ट में हुए उन सभी बातों का इल्ज़ाम वो सारिका माहेश्वरी और उनके जाने के बाद उनकी बेटी को जिम्मेदार ठहरा रहा था। जरा इससे ये पूछिए कि अब ये उस आयत माहेश्वरी के नफरत का सामना कैसे करेगा, क्योंकि अब तक तो इसका नफरत बेवजह था, लेकिन आयत, उसके माँ बाप को मारने वाला खुद इसका ही बाप था। फिर ये उसकी नफरत का सामना कैसे करेगा? गुस्से और काफ़ी ऊंची आवाज़ में आरुष ने इस बार अपनी बातों को ख़त्म किया था, लेकिन इस बार उसकी बातों को सुन एक बार फिर से सभी चौंक से गए थे। तो वही इस बार उस लिस्ट में खुद अविनाश भी शामिल हो चुका था। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा बाप? अपनी हकलाती आवाज़ में अविनाश ने अभी इतना ही कहा था कि एक बार फिर से आरुष गुस्से में चीख उठा था। हाँ, तुम्हारा बाप भी सारिका माहेश्वरी और दिलीप गुप्ता का कातिल है, बल्कि इस पूरे फसाद का जड़ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बाप था। उसकी वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई थी, सिर्फ उसकी वजह से। और उसका ये बेटा इन सारी बातों का जिम्मेदार उसे मानता है, जो खुद। ये झूठ है, मैं नहीं मानता। वो आदमी सिर्फ मेरी माँ का कातिल था। उसकी वजह से मेरी माँ ये दुनिया छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन वो, जहाँ आरुष अभी अपनी बातों को पूरा कर पाता, उससे पहले ही अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए अविनाश ने अभी भी अपनी हकलाती आवाज़ में ही कुछ कहना चाहा था, लेकिन इस बार उसकी बातों को आरुष ने काट दिया था। यही सच है, उस आदमी ने सिर्फ तुम्हारी माँ को मजबूर किया था, लेकिन वो आदमी उन पांचों के साथ मिलकर सारिका माहेश्वरी और दिलीप गुप्ता को अपने हाथों से मारा था। आरुष के चेहरे पर अभी भी एक गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन अविनाश अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए आदित्य मलिक के सामने जाकर खड़ा हो गया था। डैड, क्या ये सच है? उसने आदित्य मलिक से ये सवाल करते हुए कहा था, जिसके जवाब में आदित्य मलिक भी वहाँ मौजूद सभी को एक नज़र देखते हुए अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। हाँ, ये सच है। उस वक्त अद्विक सारिका के उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था और वो उसे दोबारा से हासिल करने की कोशिश करने लगा था, जिसके लिए उसने दिलीप गुप्ता को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। और इसके लिए उसने दिलीप गुप्ता के ही परिवार वालों से हाथ भी मिलाया था, लेकिन उस वक्त वो इस बात से अनजान था कि उसके प्लान की आड़ में दिलीप के घर वाले और वो जय माहेश्वरी दिलीप के साथ साथ सारिका को भी हटाने का प्लान बना चुके थे, जिसे समझने में उसे देर हो गई थी, क्योंकि जब तक वो ये बात समझता उससे पहले ही वो दोनों इस दुनिया से जा चुके थे। इतना कहते हुए आदित्य ने इस बार अपनी हथेलियों को अविनाश के कंधों पर रखते हुए आगे कुछ कहना चाहा था, लेकिन उससे पहले ही आगे बढ़कर कविता मलिक ने इस बार अविनाश की हथेलियों को पकड़ लिया था। इस वक्त उनकी आंखें छलक आई थीं। अभी कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम मेरे बेटे हो। मैं तुमसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बेटा? तुम्हारी परवरिश तो मैंने की थी ना। तुम्हारे हर सुख दुख हर वक्त मैं खड़ी थी, फिर तुम्हारी सोच मुझसे अलग कैसे हो गई? तुम ऐसे लोगों की संगत में कैसे पड़ गए जिन्हें खुद के अलावा किसी से मतलब नहीं? तभी तो देखो ना, जैसे उन लोगों ने अद्विक का फ़ायदा उठाकर अपना मकसद पूरा किया था, ठीक वैसे ही आज एक बार फिर से तुम्हारा फ़ायदा उठाकर वो लोग अपना मकसद पूरा करने जा रहे हैं। ऐसा मत करो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी। नहीं मॉम, अब सब कुछ बिगड़ चुका है। आयत ने हमारे बीच के सारे रिश्तों को ख़त्म कर दिया है। उसने खुद कहा है कि अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है, आरुष ने कहा था। और एक नज़र अविनाश की तरफ देखते हुए वह अपने कमरे के भीतर चला गया था, जहाँ इस वक्त कविता मलिक की आंखें एक बार फिर से छलक आई थीं। तो ही पास ही खड़ी आयशा की भी आंखें नम थीं, लेकिन आदित्य मलिक भी
आरुष की तरह ही एक नज़र वहाँ मौजूद सभी को देखते हुए आगे बढ़ गए थे। शाम का वक्त। इस वक्त आसियाना के भीतर के माहौल में जैसे स्याह पड़ चुका था। अपने कमरे में बैठा आरुष इस वक्त खामोश था। तो वही वैसा ही हाल इस वक्त अविनाश का भी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक चिंता भी साफ झलक रही थी। तभी अपने बालों में अपनी उंगलियों को फेरते हुए वह थोड़ा झुंझला भी उठा था कि उसी वक्त किसी ने उसके दरवाजे को नॉक कर दिया था, जिसे देख अविनाश ने अपनी नज़रों को पीछे घुमाया तो देखा कि इस वक्त आयशा दरवाजे पर खड़ी उसे ही एकटक देख रही थी। लेकिन उससे कुछ कहने की बजाय अविनाश ने अपनी नज़रों को फेर लिया था, जिसे देख आयशा इस बार खुद से ही उसकी तरफ ही बढ़ गई थी और उसकी हथेलियों को ऊपर उठाते हुए उस पर उस रिंग को रख दिया था, जिसे आयत ने आरुष को लौटाते हुए अपने बीच के सभी रिश्तों को भी खत्म कर दिया था। उसे इस वक्त अविनाश की हथेलियों में रखते हुए आयशा ने कहा, ये रिंग शायद आयत की है। शायद आरुष भाई ने उसे पहनाया था और आज शायद उनसे सारे रिश्ते तोड़ते वक्त आयत ने इस रिंग को भी उन्हें वापस कर दिया है। लेकिन ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? अपनी हथेलियों में पड़ी उस रिंग की तरफ देखते हुए अविनाश ने कहा था। मैंने जो किया है वो तुम भी अच्छे से जानती हो, फिर ये सब बातें मुझसे क्यों बता रही हो? क्योंकि भाई इस वक्त एक आप ही हो जो सब कुछ ठीक कर सकते हो, आयशा ने कहा था। लेकिन उसकी बातों को सुन अविनाश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी। सब कुछ बिगाड़ने वाले से ही अब सब कुछ ठीक करने की उम्मीद कर रही हो ऐसा? हाँ भाई, इस वक्त आप ही हो जो सब कुछ ठीक कर सकता है, अविनाश की बातों को बीच में काटते हुए आयशा ने कहा था और उसकी कलाई को पकड़े उसके कमरे से बाहर निकलकर वह अविनाश के साथ आरुष के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई थी, जहां इस वक्त आरुष अपने कमरे में काफ़ी खामोशी के साथ बैठा हुआ था। लेकिन उसे ऐसे देख ना जाने क्यों अविनाश भी तुरंत वहां से दूसरी तरफ बढ़ गया था। तो वही अपने कमरे में चहलकदमी कर रही कविता मलिक इस वक्त काफ़ी चिंतित नजर आ रही थी। तभी एक बीप की आवाज़ के साथ उनका फ़ोन बज उठा था। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर को देख उन्होंने बेमन से उस फ़ोन कॉल का जवाब दिया था, लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ आयत की आवाज़ को सुन वो काफ़ी ज़्यादा चौंक भी गई थी। आयत, इस वक्त तुमने मुझे कॉल किया है? बेटा बेटा सब ठीक तो है ना? बेटा वो आरुष, आंटी अभी आप फ्री हैं? तभी कविता मलिक की बातों को काटते हुए आयत ने कहा। लेकिन उसकी बातों को सुन कविता मलिक थोड़ी हैरान थी। हाँ हाँ मैं फ्री हूँ, बोलो। मुझे आपसे मिलना था। कुछ बातें हैं जिनका जवाब मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे उन सभी सवालों के जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ आप हैं, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आयत ने कहा था। लेकिन उसकी बातों को सुन कविता मलिक अभी भी काफ़ी हैरान ही नज़र आ रही थी। तभी आयत ने आगे कहा, मैं आपको एक एड्रेस फॉरवर्ड कर रही हूँ, आधे घंटे बाद मैं आपका वहाँ इंतज़ार करूँगी। इतना कहते हुए आयत ने उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था, जहाँ अभी भी कविता मलिक थोड़ी हैरान ही थी। लेकिन एक नज़र अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखते हुए वह काफ़ी जल्दबाजी में ही आसियाना से बाहर भी निकल गई थी। तो उधर दूसरी तरफ आयत भी उस कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। लेकिन नीचे हॉल में बैठे घर के बाकी लोग, जिनके चेहरे पर इस वक्त एक उत्सुकता थी, जैसे अचानक से आयत को कहीं बाहर जाते देख वो लोग जानना चाह रहे थे कि इस वक्त आयत कहाँ जा रही है, या फिर इस वक्त वो ये जानना चाह रहे थे कि कल के दिन ट्रस्ट के सामने आयत क्या फैसला करने वाली थी, या फिर वो अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अब कौन सा स्टेप लेने वाली थी। जिसे जानने के लिए जगदीश माहेश्वरी आयत के ठीक सामने ही खड़े होते हुए कहा, आयु बेटा, आप कहीं बाहर जा रही हैं? लेकिन आयत, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रही थी, बिना कोई जवाब दिए बस सीढ़ियों से नीचे उतरती जा रही थी। उसे देख जगदीश माहेश्वरी इस बार अपनी बातों को बदलते हुए आगे कहा, आयु बेटा, वो लड़का आरुष, नानू,
उस लड़के के साथ मेरा जो भी रिश्ता था वो अब खत्म हो चुका है, इसलिए प्लीज़ आप लोग भी अब उसे भूल जाइए। इस बार आयत ने जगदीश माहेश्वरी की बातों का जवाब देते हुए काफ़ी सख्ती में कहा था, लेकिन शायद अभी उन लोगों को उनके सारे सवालों का जवाब नहीं मिला था, जिस वजह से इस बार अंजना गुप्ता ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन आयु, कल ट्रस्ट वालों के साथ तुम्हारी मीटिंग है और कल वसीयत के मुताबिक तुम्हारे हस्बैंड। उसकी फिक्र मत कीजिए बड़ी माँ, मैं अपनी और अपने मम्मा की मेहनत का 1 रुपया भी कहीं नहीं जाने दूंगी। जो आज तक मेरा है वो कल भी मेरा ही रहेगा। अंजना गुप्ता की बातों का जवाब देते हुए आयत ने कहा था, और इस बार काफ़ी जल्दबाजी में उस विला से बाहर निकल गई थी, लेकिन पीछे रह गए उन पांचों को अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान छोड़ गई थी, जैसे अभी भी उनके सभी सवालों का जवाब नहीं मिला था। तभी कुछ सोचते हुए सुलोचना ने कहा, यहाँ कोई मुझे बताएगा कि इसकी बातों का क्या मतलब था, क्योंकि अब तक तो मुझे यही लग रहा था कि यह टूट चुकी होगी, लेकिन इसके तेवर तो पहले से भी ज़्यादा चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। कोई बात नहीं सुलोचना, आज की रात इसे उड़ लेने देते हैं, लेकिन कल का सूरज इसकी ज़िंदगी में हमारी मर्जी से निकलेगा। सुलोचना की बातों का जवाब देते हुए अंजना गुप्ता ने कहा था, और इसके साथ ही अपने फ़ोन पर कुछ देर तक अपनी उंगलियों को घुमाने के बाद उसे कान से लगा लिया था, लेकिन उसके पास खड़े बाकी सभी अभी भी हैरान थे, जैसे उन्हें समझ में ना आ रहा हो कि अब आगे अंजना क्या करने वाली है। इस वजह से वह सब शांत थे। तभी अंजना ने फ़ोन पर मौजूद शख्स से बात करते हुए कहा, वो यहाँ से निकल चुकी है, बाकी आगे क्या करना है ये तुम अच्छे से जानते हो, लेकिन ध्यान रहे गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। इतना कहते हुए अंजना ने उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था, लेकिन उसकी बातों को सुन वहाँ मौजूद सभी अभी भी काफ़ी हैरान ही नजर आ रहे थे। तो उधर दूसरी तरफ एक कैफ़े के बाहर अपनी कार को रोकते हुए आयत काफ़ी जल्दबाजी में अंदर की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ सामने ही बैठी कविता मलिक, जो उसे अंदर आते देख हल्का मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई थी, कि तभी आयत उनके करीब आते हुए बोली, क्या यह सच है कि मेरी मम्मा के उस एक्सीडेंट में मिस्टर अद्विक मलिक का भी हाथ था? आयु, लेकिन किसी एक की गलती की सज़ा उसके पूरे घर वालों को देना भी तो गलत है ना। आरुष तुम से। आयत की बातों का जवाब देते हुए कविता मलिक ने अभी कुछ कहा ही था कि आयत ने उनकी बातों को काट भी दिया था। गलती ना सही, झूठ तो सभी ने बोला है ना। मेरे घर आकर आपने मेरे ही सामने कितनी सफाई से झूठ बोला था, याद तो होगा ही। यहाँ तक कि आपकी बेटी भी अपने भाई के सामने होकर भी अनजान बनी रही, और आपके दोनों बेटे, उनकी तो लिस्ट इतनी बड़ी है कि आह, ये लेडीज़, इनकी बातों की लिस्ट कितनी लंबी रहती है, जल्दी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अचानक से आयत की बातों को बीच में काटते हुए वहाँ एक तीसरी आवाज़ भी गूंज उठी थी, लेकिन पीछे मुड़ते ही आयत काफ़ी ज़्यादा चौंक भी गई थी। अक्षत, तुम बाहर कैसे आए? और ये लोग? क्योंकि इस वक्त उसके सामने कुछ आदमियों के साथ अक्षत खड़ा था, जिसे देख आयत अभी अपनी बातों को पूरा कर पाती उससे पहले ही अक्षत उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, यार तुम सवाल बहुत करती हो, लेकिन इसका जवाब देना ना अभी मेरा मूड नहीं है। इतना कहते हुए अक्षत अपने हाथ में पकड़े एक भारी सामान से आयत के सिर पर वार भी कर दिया था, जो इतना जल्दबाजी में हुआ था कि आयत उससे संभल पाते उससे पहले ही अक्षत ने उस पर वार कर दिया था, और वो अपने सिर को पकड़े लड़खड़ा उठी थी, जिसे देख कविता मलिक घबराहट और गुस्से में ही आयत को पकड़ते हुए अक्षत से कुछ कहना चाहा था, लेकिन उससे पहले ही अक्षत अपने पीछे खड़े आदमियों को कविता मलिक की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब ये आंटी बहुत बड़बड़ाएगी, लेकिन उससे पहले इसकी जुबान बंद करके इन दोनों को बाहर लेकर आओ। और खुद भी उस जगह से बाहर निकल गया था। तो उधर दूसरी तरफ इस बात से अनजान आरुष अपने कमरे में खामोश बैठा अभी किसी सोच में उलझा हुआ था, कि तभी उसके कमरे के गेट को नॉक करते हुए अविनाश ने कहा,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लेकिन आरुष एक नज़र उसे देखने के बाद अपनी नज़रों को फेर लिया था, जिसे देख अविनाश इस बार खुद ही उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके बगल में जा बैठा था। क्या सचमुच में वो मुझसे नफरत करती है? जहाँ उसकी बातों को सुन आरुष हैरान था, उसकी भौहें सिकुड़ चुकी थी। तभी अविनाश ने आगे कहा, यार मैं थोड़ा सिरफिरा टाइप का हूँ, इसलिए वो सब लेकिन मैंने उस बुढ़े से कहा था कि वो तुझे जरा सा भी नुकसान ना पहुँचाए, और देखो तुम ठीक भी हो। इस बार अविनाश की बातों को सुन आरुष उसे घूरते हुए नजर आने लगा था। तो है इस बार अविनाश की जुबान थोड़ी लड़खड़ाने सी लगी थी। आई आई एम सॉरी, वो बस थोड़ी सी गलती हो गई। तुम व्हाट? थोड़ी सी गलती? अपने भाई को तुम जान से मारने चले थे, ये तुम्हारी थोड़ी सी गलती है? बचपन से एक लड़की से नफरत करते आ रहे हो जिसमें उसकी गलती भी नहीं है, फिर भी उसके दुश्मनों से जाकर मिल गए, ये थोड़ी सी गलती है? और जब इतने में भी तुम्हें शांति नहीं मिली तो अपने भाई की बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ने चल दिए और कहती हो कि ये तुम्हारी थोड़ी सी गलती है। जहाँ अभी अविनाश अपनी बातों को पूरा कर पाता, उससे पहले ही आरुष इस बार गुस्से में थोड़ा चीख उठा था। लेकिन उसकी बातों को सुन इस बार अविनाश की भौहें सिकुड़ चुकी थी। एक्सक्यूज मी, अब तुम ज़्यादा बोल रहे हो। तुम्हारी गृहस्थी कब बसी थी? हाँ, जिस दिन तुम्हारी सच्चाई उस आयत के सामने आती, उस दिन वो तुम्हें अपने घर और अपनी लाइफ दोनों से धक्के मार कर बाहर निकालती। इसलिए ये इल्ज़ाम मैं अपने सिर नहीं ले सकता, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। इस बार अविनाश की बातों को सुन आरुष की भौहें एक बार फिर से सिकुड़ चुकी थी। नजरें एकटक अविनाश को ही घूर रही थी, जिसे देख अविनाश भी अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, अब ऐसे घूर कर तुम सारा इल्ज़ाम मेरे सर पर नहीं डाल सकते। लेकिन अभी भी आरुष की घूरती हुई नजरों को खुद के ऊपर ही देख अविनाश एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी नज़रों को नीचे झुका लिया था। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए एक बड़े भाई होने के नाते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तुम कहो तो अभी मैं आयत से भी चलकर माफ़ी मांग सकता हूँ, उसे सारी सच्चाई बताकर उसे वहाँ नहीं यहाँ लेकर आते हैं, क्योंकि अब से वो हमारे साथ रहेगी, हमारे इस घर में। इतना कहते हुए अविनाश ने अपनी मुट्ठियों में दबाए आयत की उस रिंग को आरुष की हथेलियों में रख दिया था। भाई, जो कुछ भी मैंने बिगाड़ा है, चलो उसे मिलकर संभालते हैं। जहाँ इस बार अविनाश का इतना कहना था कि आरुष की घूरती हुई नज़रें अब नॉर्मल हो चुकी थी, साथ ही उनमें एक चमक भी थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।